फर्स्ट चैप्टर आरबीआई। आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस देखते हैं कि क्या है आरबीआई। जो हमारा रिजर्व बैंक कहलाता है, हमारा सेंट्रल बैंक कहलाता है। गाइस एक बात शेयर करूंगी आप लोगों से। गाइस ये जो आरबीआई एक्ट है ना, वो 1934 का है। इट मीन्स ये इंडियंस का बनाया हुआ एक्ट नहीं है। सोचना भी मत ये इंडियंस का एक्ट है। नहीं 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 नहीं, ये इंडियंस का एक्ट नहीं है, ये ब्रिटिश लोगों का एक्ट है। ये ब्रिटिश लोगों का एक्ट है। तो हमारे एक्ट का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। देखो क्या हुआ था कि पहले बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कर रही हूँ मैं, तो ब्रिटिशर्स पे इंडियंस बहुत ज़्यादा कहते हैं ना प्रेशराइज कर रहे थे कि हमें आज़ाद करो, हमें आज़ाद करो, इंडिपेंडेंट करो। काफ़ी सारी लड़ाइयाँ चल रही थी। और उससे भी पहले अगर मैं देखूं तो हमारे यहाँ पे वर्ल्ड वॉर चल रही थी। वर्ल्ड वॉर सेकंड की कंडीशन आ गई थी। बड़ी ही कंट्री की हालत ख़राब थी। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा यार हम क्या क्या संभाले। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस लोगों को संभाले, वर्ल्ड वॉर संभाले, या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाए, या पैसों से रिलेटेड काम करे। तो एक रॉयल कमीशन थी। रॉयल कमीशन ने रिकमेंड किया कि हमें आरबीआई एक नया बैंक लाना चाहिए, जिससे जितने भी बैंकिंग रिलेटेड मैटर है गवर्नमेंट के, वो कौन संभालेगी, रिजर्व बैंक संभालेगी। एक अलग से बैंकिंग सिस्टम बना लेते हैं, ताकि क्या होगा, इससे सारा का सारा काम कौन संभालेगी, बैंकिंग सिस्टम का वो अलग से संभाल लेगी। पैसों से रिलेटेड बातें, मॉनेटरी रिलेटेड बातें वो संभाल लेगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का थोड़ा काम कम हो जाएगा। तो देखो ये रिकमेंडेशन सेट की गई थी कि हमें सेंट्रल बैंक लाना चाहिए। और ये रिकमेंडेशन कब आई थी? ये रिकमेंडेशन आई थी 1926 के टाइम पे। 1926 के टाइम पे रिकमेंडेशन आई थी गाइस। तो इसका मतलब ये बिफोर इंडिपेंडेंट ही हुआ ना। लेकिन आपको पता है उस टाइम पे रिकमेंडेशन रखी गई पर पास नहीं हुई, ये एक्ट नहीं आया। लेकिन फिर दोबारा से ये रिकमेंडेशन आई गई थी। देखो रिकमेंडेशन वाज गिवन बाय रॉयल कमीशन ने दी थी ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसको हमने हिल्टॉक यंग कमीशन के नाम से बोला था। इन लोगों ने रिकमेंडेशन दी थी। रीज़न क्या था रिकमेंडेशन का? तो टू सेपरेट द फंक्शन ऑफ कंट्रोल ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम फ्रॉम द गवर्नमेंट। बोला गवर्नमेंट से हम ये सारे काम अलग करेंगे कि करेंसी रिलेटेड वर्क जितना भी होगा, कि कौन करेंसी छापेगा, कौन करेंसी का काम संभालेगा, वो सब काम हम गवर्नमेंट को से हटा के हम किसी एक अलग से अथॉरिटी को देंगे। क्योंकि गवर्नमेंट अगर सारा काम करेगी तो गवर्नमेंट ओवरलोडेड हो रही थी, तो वो काम हमें कम करना था। टू आर्ग्यूमेंट बैंकिंग फैसिलिटी थ्रू आउट द कंट्री, हम चाहते थे पूरे वर्ल्ड में क्या हो, बैंकिंग फैसिलिटीज़ आए। क्या है? पूरे वर्ल्ड में बैंकिंग फैसिलिटीज़ आए। टू आर्ग्यूमेंट बैंकिंग फैसिलिटी थ्रू आउट द कंट्री, मतलब लोगों को बैंकों की आदत हो, लोगों को बैंकों में काम करने की आदत हो, लोगों को सेविंग करने की आदत हो, अपना थोड़ा बहुत पैसा जितना भी है वो लोग बैंक में रखें। कम इनटू ऑपरेशन। लेकिन बाद में दोबारा ये रिकमेंडेशन रखी गई और फिर ये पास्ड हो गया था 1934 में। रिकमेंडेशन थी और फिर दोबारा ये पास्ड हो गया था 1934 में ही। लेकिन इसका ऑपरेशन केम इनटू फोर्स 1935 में आता। तो इसका हैप्पी बर्थडे, बोलो बोलो बोलो, ओ मेरा हैप्पी बर्थडे। इसका हैप्पी बर्थडे कब है भाई? इसका हैप्पी बर्थडे है 1935 से। एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक आया था। मैंने बताया था उस टाइम पे ब्रिटिश लोगों का राज था और वो लोग, कुछ ही लोग अपने हाथ में ये सारा काम रखना चाहते थे। तो ये प्राइवेट शेयर होल्डिंग बैंक की तरह आया था। फिर ये नेशनलाइज्ड हुआ था 1949 में, मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसके 2 साल बाद ही ये गवर्नमेंट के अंडर में आ गया था। और इसका आपको पता है इनिशियल हेड ऑफिस कैलकाटा में रखा गया था, पर 2 साल में ही उसको शिफ्ट करके मुंबई कर दिया गया था।
मतलब ये जब 1935 में आया था तो इसका इनिशियल हेड ऑफिस कलकत्ता में था। फिर 1937 में इसका हेड ऑफिस शिफ्ट कर दिया गया था मुंबई टू कलकत्ता टू मुंबई, और आज भी इसका हेड ऑफिस मुंबई में ही है। इसके रेशनलाइजेशन का एम क्या था? हम क्यों चाहते थे कि गवर्नमेंट के अंडर में आ जाए, प्राइवेट शेयर होल्डिंग ना रहे? हम ऐसा क्यों चाहते थे कि गवर्नमेंट के अंडर में ही रहे? अचीव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड दोज ऑफ सेंट्रल बैंक, ताकि कोऑर्डिनेशन रहे, क्योंकि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाएगी और सेंट्रल बैंक जो बनाएंगे आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम कर सके। जबकि प्राइवेट लोग के हाथ में होगा तो वो थोड़ी गवर्नमेंट की हर बात मानेंगे। प्रीएम्बल क्या है आरबीआई का? यहाँ से आप लोग को पढ़ना है, जो भी मैंने आपको बताया वो हिस्ट्री बताई, और मैंने आपको वैसे भी बोल रखा है कि कोई भी एक्ट अगर आप लोग पढ़ते हो तो पहले उसकी हिस्ट्री जानो कि वो एक्ट क्यों आया, क्या रीज़न क्या थे उस एक्ट के आने के। अगर आप लोग ये जब जान लोगे तभी तो एक्ट को पढ़ने में मज़ा आएगा। तो क्यों आया वो एक्ट, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। To regulate the issue of banknote and keeping of reserve with a view of securing the monetary stability in India, generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage। क्या बोला क्या ये? एक बार इसको तोड़ते हैं। To regulate the issue of bank नोट्स, बैंक के नोट्स को इशू करके रेगुलेट करना इसका काम है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, मतलब जितनी भी करेंसी रिलेटेड मैटर है वो सारे के सारे आरबीआई देखेगा। आपको पता है जब डीमोनेटाइजेशन हुआ उस टाइम पे जब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने बोला कि कल से 500 और 1000 के नोट्स इशू नहीं होंगे, बंद हो जाएंगे, तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया और ये बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अनाउंस दिस स्टेटमेंट। तो ऐसा कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर को अथॉरिटी नहीं थी। अथॉरिटी किसके पास थी? अथॉरिटी थी आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास। तो आरबीआई हैज़ द फुल पावर फॉर द नोट इशूइंग अथॉरिटी एंड नोट रिलेटेड मैटर्स। तो बैंक की करेंसी से रिलेटेड सारे मैटर, कंट्री की करेंसी से रिलेटेड सारे मैटर किसके पास है? आरबीआई के पास है। सेकेंड पॉइंट, कीपिंग ऑफ रिजर्व, जितने भी गोल्ड रिजर्व्स वगैरह होते हैं वो भी कौन रखता है? हमारा आरबीआई। विथ अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, मॉनेटरी स्टेबिलिटी चाहता है, मतलब हम नहीं चाहते कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो और बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन हो। मतलब ऐसी भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा अमीरी हो जाए और बहुत ज़्यादा गरीबी हो जाए, लोगों के पास पैसा ही ना रहे। जर्नली ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट रिलेटेड सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। कंट्री में करेंसी रिलेटेड मैटर, क्रेडिट रिलेटेड मैटर कि किधर कितना लोन देना है, किस सेक्टर में ज़्यादा लोन देना है, किस सेक्टर में कम लोन देना है, वो भी इसने यहाँ पे आरबीआई ने देखा है। तो आई थिंक आपको इसका प्रीएम्बल समझ में आ गया होगा, तोड़ तोड़ के पढ़ा होगा। क्या पढ़ा आप लोगों ने? एक बार वापस रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहला, बैंक की करेंसी इशू करना, कंट्री की करेंसी इशू करना किसका काम है? आरबीआई का। कीपिंग ऑफ रिजर्व मतलब जितने भी गोल्ड रिजर्व है, जितने भी फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो भी यही रखता है। थर्ड पॉइंट, मॉनेटरी स्टेबिलिटी इसको देखनी है। फोर्थ पॉइंट, ऑपरेट करेंसी एंड क्रेडिट रिलेटेड सिस्टम ऑफ द कंट्री। द रिजर्व बैंक डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर, बैंकों के लिए बनाया है इसने। अच्छा, आरबीआई किस किस को रेगुलेट करता है? सारे के सारे कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं मैम? कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जिसमें हम लोग अपना अकाउंट खुलाते हैं, तो उनके लिए रेगुलेट करता है। एनबीएफसी के लिए रेगुलेट करता है। एनबीएफसी बोले तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। It function of regulating the commercial bank sector which emerged with the enactment of Banking Regulation Act 1949। तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि बैंकों को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से रेगुलेट करे, प्लस आरबीआई के एक्ट के हिसाब से रेगुलेट करे। आपको पता है ये कहाँ लिखा हुआ है कि बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करेगा? ये लिखा हुआ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने। मतलब जो बैंकों का एक्ट बना हुआ है ना, वो बैंकों का एक्ट खुद बोलता है कि आओ आरबीआई साहब हमें रेगुलेट करो। आते क्यों नहीं हो? रेगुलेट करो, आके हमें सारा का सारा समझाओ। ठीक है। दूसरा और कहाँ लिखा हुआ है ये चीज़? और लिखा हुआ है आरबीआई एक्ट 1934 में। आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा हुआ है कि मैं रेगुलेट करूँगा बैंकों को, मैं रेगुलेट करूँगा बैंकों को। तो दो बातें होती है, देखो
एक तो आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है कि मैं रेगुलेट करूँगा बैंकिंग को, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि हम रेगुलेट होंगे। ओरिजिन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखो 1926 में मैंने ये आपको पढ़ाया, 1926 में रॉयल कमीशन ने रिकमेंड किया था कि आरबीआई आना चाहिए था। मैंने आपको बोला था 1926 वाला जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था वो आया तो था पर विड्रॉ हो गया, मतलब पास नहीं हुआ। 1933 में दोबारा बिल इंट्रोड्यूस हुआ। देखो ये हिस्ट्री है, आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि एज अ सीएस स्टूडेंट अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोग क्यों ये एक्ट पढ़ रहे हो, क्या रीज़न क्या था ये एक्ट आने का, और क्या इसकी हिस्ट्री रही है। इन केस अगर आपसे कोई जनरल नॉलेज में पूछा है तो आपको पता होना चाहिए, बाकी लर्न नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा कि आरबीआई कैसे आया था। तो 1926 में रॉयल कमीशन ने रिकमेंड किया कि आरबीआई लाना चाहिए। 1927 में बिल रखा गया, पर बिल क्या हो गया, विड्रॉ हो गया। 1933 में दोबारा वो बिल रखा गया, और 1934 में गवर्नर ने असेंट दे दी थी, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट नहीं हुआ करते थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और गवर्नर जनरल ने उस टाइम पे असेंट दे दी। तो क्या पढ़ा हम लोग, 1926 में बिल रॉयल कमीशन ने बोला पर पास्ड नहीं हुआ। 1927 में बिल विड्रॉ हो गया था, 1933 में दोबारा बिल रखा गया, और 1934 में वो पास्ड भी हो गया। 1935 में हमारे आरबीआई का हैप्पी बर्थडे भी हो गया। और इसका हैप्पी बर्थडे कब था, 1 अप्रैल 1935। और उस टाइम पे इसकी पेड अप कैपिटल देखो 50 करोड़ थी, 50 करोड़ उस टाइम पे। अगर इतनी बड़ी पेड अप कैपिटल थी, दैट मीन्स इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। एक्चुअली में ये कोई सी एक्ट से आया था, दैट मीन्स इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि इसका एक्ट खुद का एक्ट था, और एक ये बहुत बड़ी स्टैट्यूटरी बॉडी थी क्योंकि इसका पेड अप कैपिटल बहुत अच्छा था। अच्छा, आपको पता है इंडिपेंडेंस इंडिया से पहले हमारी इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार सब एक हुआ करती थी। तो इसने ये आरबीआई ना म्यांमार का भी काम करता था, इशू करता था करेंसी बर्मा की, और बर्मा को अभी क्या बोला जाता है, म्यांमार बोला जाता है। तो अभी इसने 1942 में सीजेस कर दिया था, बंद कर दिया था कि बर्मा के काम करना उसने बंद कर दिया गया था। फिर 1947 में तो उसने आरबीआई पहले बर्मा की करेंसी भी इशू करता था। 1942 में इसने बर्मा की करेंसी इशू करना बंद कर दिया। 1947 में इसने बर्मा के लिए सारा काम करना बंद कर दिया। भाई 42 में तो करेंसी इशू करना बंद कर दिया, और 47 में सारा का सारा काम ख़त्म कर दिया। फिर 1948 में पाकिस्तान, 1947 में इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन हुआ, और जैसे ही पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान का काम वैसे बंद कर देना चाहिए था, पर पाकिस्तान ने बोला कि जब तक हम अपनी बैंक नहीं बनाते, सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, तब तक आप हमारा काम करो। उनको 1 साल लगा, तो 1 साल तक हम लोगों ने इसका काम किया, और 1948 में हम लोगों ने उसका बंद कर दिया। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि ये 1935 में इसने आ गया था, ये जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ की थी। 1942 में इसने म्यांमार का करेंसी का काम करना बंद कर दिया गया था। 1947 में इसने म्यांमार का सारा काम करना बंद कर दिया गया था, और 1948 में इसने पाकिस्तान का भी काम करना बंद कर दिया गया था। आगे देखते हैं। नेशनलाइजेशन 1949 में ये प्राइवेट से किसके अंडर में आ गया था, पब्लिक के अंडर में आ गया था, मतलब अब ये गवर्नमेंट के अंडर में है, और आज तक ये नेशनलाइज मतलब अभी तक गवर्नमेंट के अंडर में ही है। स्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ आरबीआई क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या थे, टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द करेंसी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने बोला भी था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा काम ओवरलोडेड हो गया था, तो हम ये चाहते थे कि गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे काम, सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब मनी से रिलेटेड सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट से शिफ्ट होकर कई न्यू अथॉरिटी में चले जाएँ, और वो न्यू अथॉरिटी कौन सी थी, आरबीआई। कैरिंग बैंकिंग बिजनेस, इंडिया में बैंकिंग बिजनेस अच्छा चले और हर जगह क्या हो, बैंकों का नाम हो, लोगों को सेविंग करने आनी चाहिए, तो इसीलिए ये काम किया गया था। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन था, मैंने आपको यही बोला था, इसका खुद का एक्ट था, तो ये एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन था। अब अगर ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन था
1 सेकेंड। हाँ, तो ये एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन था। क्यों? क्योंकि इसका एक खुद का एक्ट था। अब खुद का एक्ट था तो वो, आपको पता है एक कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं? एक कंपनी के फीचर्स होते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। तो वही सारे फीचर हमारे आरबीआई के भी हैं। देखो एक बार क्या क्या है। परपेचुअल सक्सेशन है इसका भी, ठीक है। कॉमन सील है इसकी भी। स्यू और बी स्यू, मतलब ये दूसरों को स्यू भी कर सकता है और ये स्यू हो भी सकता है। और ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब ये और इसके मेंबर्स, इसके गवर्नर सब अलग होंगे। तो जैसे एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता है वैसे ही हमारा आरबीआई भी है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई क्या है? देखो, जहाँ पे इसके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते हैं, मतलब जो इसका मुंबई वाला ऑफिस है, वहाँ पे इसको बोला जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब जहाँ पे हमारे अभी शक्तिकांत दास जी बैठते हैं, वो वहाँ पे मतलब मुंबई में इसको क्या बोला जाता है? हेड ऑफिस। और वहाँ पे इसके बैठते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसमें गवर्नर बैठते हैं, डेप्यूटी गवर्नर बैठते हैं। अभी गवर्नर कौन है भाई? शक्तिकांत दास जी। और फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठते हैं, प्रिंसिपल, चीफ गवर्नर बैठते हैं, चीफ गवर्नर बैठते हैं और जनरल मैनेजर बैठते हैं। आपको मेनली पढ़ना यहाँ तक होता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है और उसमें गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर क्या काम करता है, कितने साल के लिए अपॉइंट होता है। तो देखो एक बार, अच्छा, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, ये आप लोगों को देखो हायरार्की दी हुई है, बट स्टिल इतना नहीं पढ़ना होता है। तो एक बार मैं स्किप कर लेती हूँ क्योंकि मैंने पीपीटी इसमें तो सारा आप लोग को आईसीएसआई के हिसाब से पढ़ाया है। बट स्टिल देखो, जहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ तक मैं आप लोग को आगे पढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे हम चलते हैं थोड़ा सा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा गाइस, मैंने कल भी आप लोग को बताया था पेपर एनालिसिस में कि एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, मतलब एक तो आएगा ही आएगा 5 मार्क्स का, लेकिन हो सकता है 2 भी आ जाए। तो 5 से लेके 10 मार्क्स तक का आरबीआई एक्ट आता ही आता है। मिनिमम 5, मैक्सिमम 9 मार्क्स तक आता ही आता है, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है एक आए, एक 5 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है? टॉप ऑफ द रिजर्व बैंक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैंने कहा भी था, मुंबई में जो ऑफिस है जहाँ पे मेन लोग बैठते हैं, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये टॉप होते हैं आरबीआई के स्ट्रक्चर में। आगे देखो एक बार, ये अपॉइंटेड कौन करता है? इनको 14 डायरेक्टर होते हैं टोटल, और इनको कौन अपॉइंट करते हैं? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट। एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि हम अलग है, आरबीआई अलग है, हम अपना काम करेंगे, आरबीआई अपना काम करेगा। फिर यहाँ पे अपॉइंटमेंट तो एट लास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है ना, और जहाँ पे अपॉइंटमेंट एट लास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो वहाँ पे आपको पता है ना कि कहीं ना कहीं वो अपनी सोल पावर दिखाएगी ही दिखाएगी। इट डेलीगेट फंक्शन लोकल बोर्ड एंड कमिटीज। देखो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ही है जो कि मुंबई में बैठा है, लेकिन 4 लोकल बोर्ड होते हैं। और 4 लोकल बोर्ड कौन से होते हैं? मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, जिसको कोलकाता बोलते हैं, और चेन्नई। ये 4 लोकल बोर्ड हैं जो कि मेन काम कर रहे हैं, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई। इन 4 लोकल बोर्ड्स में ये अलग अलग रीजन में काम कर रहे हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और अपने अपने रीजन का सारा काम ये संभाल रहे हैं। तो 4 हमारे लोकल बोर्ड होते हैं। और कमिटीज़ तो बहुत सारी होती है वैसे भी, कि अलग अलग आरबीआई के ऑफिस में अलग अलग काम के लिए अलग अलग अथॉरिटीज़ होती है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि मेन जो हेड है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें 14 डायरेक्टर्स होते हैं, और कौन अपॉइंट करता है? उनको सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये अपना काम किसको डेलीगेट करते हैं? लोकल बोर्ड को और कमिटीज़ को। कैसे बनते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? देखते हैं एक बार। इसमें बैठते हैं गवर्नर, और जब भी गवर्नर देखो काम नहीं कर रहा होता, कभी गवर्नर के पास टाइम नहीं होता, या कभी गवर्नर कोई काम नहीं कर पाता है, मीटिंग में नहीं आ पाता, तो उनकी जगह पे सारा काम करते हैं डेप्यूटी गवर्नर। नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नर, राजा तो देखो एक ही होगा, और डेप्यूटी गवर्नर कितने होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं 4, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 4 होंगे।
14 डायरेक्टर्स कौन होते हैं? तो आपको ये समझ में आ गया होगा आई थिंक, कौन? एक गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर। अब 14 डायरेक्टर्स कैसे होते हैं? 1 डायरेक्टर फ्रॉम ईच लोकल बोर्ड। देखो 4 तो यही हो गए ना, क्यों? क्योंकि अगर लोकल बोर्ड 4 है तो 4 इंटू 1, एक डायरेक्टर हर जगह से आ रहा है ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 डायरेक्टर्स तो यही हो गए। आगे देखो 10 डायरेक्टर रिप्रेजेंट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी सच एस एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, प्रोफेशन। 10 डायरेक्टर अलग अलग फील्ड से अलग अलग एक्सपर्ट उठाए जाएंगे ताकि वो हमारी कंट्री में बेस्ट से बेस्ट पॉलिसीज बना सके। ऑल दीज अपॉइंटमेंट आर मेड अप ऑफ 4 ईयर। और ये कितने साल के लिए होते हैं? 4 साल के लिए होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि एक गवर्नर होता है और नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। जो गवर्नर होता है वो राजा होता है, मतलब वो हेड होता है। अगर वो नहीं होगा तो उसकी जगह पे कौन काम करेगा? डेप्यूटी गवर्नर्स करेंगे। कितने डायरेक्टर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है? दैट इज 14 डायरेक्टर्स। 14 में से 1 फ्रॉम ईच लोकल बोर्ड से आते हैं। 1 फ्रॉम ईच लोकल बोर्ड मतलब 1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 4। 10 डायरेक्टर्स होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से आएंगे, और जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, और सारे के सारे कितने साल के लिए अपॉइंट होंगे? 4 साल के लिए। 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे जो भी नॉमिनेट करेंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनके अलावा देखो 14 तो वो हो गए, एक गवर्नर हो गया 15, 4 डेप्यूटी गवर्नर हो गए 19, और 2 डायरेक्टर्स वो होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं। क्योंकि देखो आरबीआई में क्या काम चल रहा है, क्या पॉलिसीज़ बन रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ पॉलिसीज़ बन रही है या कंट्री के लिए सही पॉलिसीज़ बन रही है, नहीं बने। इनके लिए 2 ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने भी रखवाते हैं ताकि आरबीआई को सारी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल पॉलिसीज एंड मैटर विच ऑन विच आरबीआई टेक्स अ डिसीजंस और ऑल अदर मीटिंग्स ऑफ आरबीआई। तो 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे जो कि नॉमिनेट करेंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टोटल 21 होते हैं। देखो 14 तो कैसे हुए? 4 तो लोकल बोर्ड के और 10 एक्सपर्ट होते हैं अलग अलग फील्ड के, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। 14 तो ये हो गए, एक गवर्नर हो गया। 15 नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर। तो डेप्यूटी गवर्नर अगर नॉट मोर देन 4 है तो 15 + 4 कितना होता है? 19। और 2 कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग देते रहेंगे। Primary responsibility to oversee the function of RBI. No act or proceeding of the board can be questioned on the ground defect in the constitution of the board. देखो बोर्ड इस तरीके से बनता है, लेकिन मान लो कभी बोर्ड सही तरीके से नहीं बना हुआ हो और उस टाइम पे उन लोगों ने कोई डिसीजन ले लिया हो, कोई मीटिंग करा ली हो, तो हम लोग कोई भी उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बोर्ड ने अगर मान लो डिफेक्ट होते हुए भी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बोर्ड का जैसे 14 डायरेक्टर्स होने चाहिए लेकिन 14 नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, तो हम लोगों ने 10 ही कर रखे हैं, 10 कर रखे हैं, उसके बावजूद भी वो डिसीजन ले रहा है तो भी वो वैलिड है यार। क्यों? क्योंकि भले ही लोग कम थे लेकिन डिसीजन उन्होंने जो लिए वो वैलिड रहेंगे। तो नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड कैन बी क्वेश्चन। किसी भी कोर्ट में जाके आप उस पर क्वेश्चनिंग नहीं करोगे ऑन द ग्राउंड डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड। देखते हैं आगे। आरबीआई के गवर्नर कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द आरबीआई। चीफ मतलब सबसे टॉप लेवल पे जो होते हैं दैट इज आरबीआई के गवर्नर होते हैं। टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ बिजनेस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के सारे अफेयर, सारे बिजनेस अफेयर्स, भाई बिजनेस अफेयर्स ये ही संभालते हैं। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ गवर्नर एंड डेप्यूटी गवर्नर। देखो अगर आप गवर्नर हो, डेप्यूटी गवर्नर हो, वेदर यू आर द मेंबर्स और अदर मेंबर्स, अदर डायरेक्टर्स, तो आप लोग होल टाइम बेसिस पे हो यहाँ पे। इसका मतलब अगर आप यहाँ काम कर रहे हो तो आप कहीं और जॉब नहीं करोगे। डिवोट होल टाइम टू द अफेयर्स ऑफ आरबीआई। याद रख लेना पूरा दिन आप सिर्फ आरबीआई का काम करना है और कोई भी काम नहीं करना है। आगे देखो रिसीव सैलरी एज अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि आप देखते हो ना यार कि
जो वोटिंग पावर मतलब जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन कराती है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो करा रही है ना अपॉइंटमेंट। तो जब अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करा रही है तो मतलब उनको जो सैलरी पे करेंगे सैलरी, तो वो सैलरी भी कौन पे करेगा? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब देगा तो देखो आरबीआई, पर उसको अप्रूव्ड कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो ये जो गवर्नर होते हैं, डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, होल टाइम बेसिस पे होते हैं, रिसीव सैलरी करते हैं एज अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। डायरेक्टर जनरल में अटेंड मीटिंग ऑफ सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बट कांट वोट एक्सेप्ट अटेंड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नर। मैंने आपको बोला भी था जो डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं वो मीटिंग में ना तो बोल सकते हैं ना ही कोई काम कर सकते हैं। देखो डीजी मतलब डेप्यूटी गवर्नर में अटेंड मीटिंग ऑफ सीबीटी, सीबीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट दे कांट वोट, वोटिंग नहीं कर सकते, एक्सेप्ट अटेंड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नर। लेकिन जिस दिन अगर गवर्नर नहीं आया तो उनके बिहाफ पे अगर वो मीटिंग अटेंड करते हैं तब वो बोल सकते हैं और वोटिंग भी कर सकते हैं। तो डेप्यूटी गवर्नर को जनरली कोई पावर नहीं होती बोलने की और वोटिंग करने की, बट कब होती है? जब गवर्नर एब्सेंट होते हैं तब होती है। टेन्योर क्या होता है हमारे गवर्नर का और डेप्यूटी गवर्नर का? आप देख रहे थे अदर डायरेक्टर्स का टेन्योर था 4 ईयर्स, लेकिन डेप्यूटी गवर्नर और गवर्नर थोड़े अपर लेवल पे होते हैं तो इनका टेन्योर हम रखते हैं 5 ईयर्स। एंड एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट मतलब 5 साल के बाद ये फिर दोबारा क्या हो सकते हैं? रीअपॉइंट हो सकते हैं। डायरेक्टर्स का कितना होता है? 4 ईयर एंड कंटिन्यू टिल सक्सेसर इज अपॉइंटेड एंड एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। देखो 4 साल बाद डायरेक्टर जाते हैं या आरबीआई उनको निकालता है, वट एवर द केस इज दैट, बट अगर ये लोग रीअपॉइंट नहीं होते और सक्सेसर जब तक नहीं आता तब तक इनको काम करना पड़ेगा। इसका मतलब आरबीआई में डायरेक्टर की पोस्ट किसी भी तरीके से खाली नहीं रहनी चाहिए। देखो गवर्नर नहीं होगा ना तो डेप्यूटी गवर्नर आकर संभाल लेगा, लेकिन डायरेक्टर का काम कोई नहीं संभाल पाएगा, तो इसीलिए डायरेक्टर की पोस्ट किसी भी तरीके से खाली नहीं रहनी चाहिए। तो डायरेक्टर अगर 4 साल के लिए अपॉइंट होगा टिल इज सक्सेसर इज अपॉइंटेड, और अगर आप रीअपॉइंटमेंट होना चाहते हो तो ठीक है। रीअपॉइंटमेंट डायरेक्टर शेल नॉट अपॉइंट मोर देन 2 टर्म्स। देखो एक बार आप लोगों ने टेन्योर खत्म कर दिया 4 ईयर का, फिर आप लोग क्या करोगे? रीअपॉइंट होगे नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए, लेकिन 2 टर्म से ज़्यादा आप लोग नहीं होंगे। 2 टर्म्स मतलब एक बार 4 साल फिर 4 साल उसके बाद नहीं। मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 ईयर ही होगा कंटिन्यूसली और इंटरमीडिएटली। चाहे आप लोग एक बार में कंटिन्यू 8 साल कर लो, चाहे 4 साल अभी कर लो, फिर 2 साल का गैप दे दो, फिर 4 साल। मतलब एक इंसान आरबीआई में 8 साल से ज़्यादा कभी भी नहीं रहेगा। तो गाइस मैंने अभी तक आपको क्या बताया? गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर इनका टेन्योर होता है 5 ईयर और ये एलिजिबल होते हैं फॉर रीअपॉइंटमेंट। डायरेक्टर का टेन्योर होता है 4 ईयर या फिर इनका सक्सेसर जब तक नहीं आ जाए, और एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। यहाँ पे इसका मतलब पोस्ट खाली नहीं रहेगी। रीअपॉइंटमेंट एक इंसान का सिर्फ एक ही बार हो सकता है। इसका मतलब एक बंदा डायरेक्टर की पोस्ट पे है तो मैक्स टू मैक्स 2 बार ही बन सकता है। सिर्फ डायरेक्टर के लिए बोला गया है, ये गवर्नर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। और वो 8 साल कैसे होंगे? कंटिन्यूसली नहीं। चाहे आप कंटिन्यूसली कर लो, चाहे 4 साल काम करके फिर 4 साल का गैप दे दो, हो सकता है आपको हटा दिया गया फिर दोबारा बुला दिया हो, फिर 4 साल करा दिया हो। तो इसका मतलब कंटिन्यूसली हो चाहे ब्रेक दे के हो, एक बंदा 8 साल से ज़्यादा आरबीआई में डायरेक्टर नहीं बन सकता है। द रिजर्व बैंक गवर्नर एंड डेप्यूटी मैक्सिमम 4 डेप्यूटी गवर्नर। ये हमने पहले भी पढ़ लिया था कि गवर्नर तो एक ही होता है और डेप्यूटी गवर्नर मैक्स टू मैक्स कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। अब आ जाते हैं लोकल बोर्ड। तो हमने यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड पढ़ लिया, आप लोग को आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग मुझे बताना भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना यार, कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और लाइक तो ज़रूर करना ही करना है। आप लोगों को समझ में आया? अच्छा, हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में गवर्नर बैठते हैं और डेप्यूटी गवर्नर बैठते हैं। इन लोगों का टेन्योर होता है 5 ईयर और एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। और अदर मेंबर्स, अदर जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 14 होते हैं। 14 डायरेक्टर्स होते हैं जो जिसमें से 10 अलग अलग फील्ड के होते हैं, और 4 डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर्स होते हैं जो कि अलग अलग लोकल बोर्ड से आते हैं। 2 और डायरेक्टर भी होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है,
पर उनका टेन्योर अपने आप सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, वो आरबीआई के नहीं होते। अब आ जाते हैं 4 लोकल बोर्ड के बारे में। तो देखो, ईस्टर्न पार्ट में कोलकाता में है इसका लोकल बोर्ड, वेस्टर्न में मुंबई, नॉर्थन में दिल्ली और साउथन में चेन्नई। इन 4 जगहों पे ये 4 लोकल बोर्ड्स हैं और ये अपने अपने रीजनल का सारा काम संभालते हैं, अपने अपने रीजन जोन का सारा काम संभाल के एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बना के आरबीआई को दे देते हैं। फिर आरबीआई उससे क्या करता है, पूरी इंडिया की रिपोर्ट बना लेता है। मेंबर इन ईच बोर्ड, हर बोर्ड में कितने मेंबर्स हैं, तो हर बोर्ड में 5 मेंबर्स होते हैं। हर बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं भाई साहब, 5 मेंबर्स होते हैं, और ये 4 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। और अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेसर, वही मतलब रीअपॉइंटमेंट भी हो जाता है इन लोगों का, क्लियर, या फिर सक्सेसर जब तक नहीं आ जाते। इनका भी टेन्योर मैक्स टू मैक्स कितने साल का होता है, मतलब 2 बार ही होता है। तो डायरेक्टर शैल नॉट बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन 2 टर्म, दैट इज मैक्सिमम 8 ईयर्स कंटिन्यूसली और इंटरमीडिएटली। वही सेम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरह रीअपॉइंटमेंट होगा भी तो 1 बार होगा, और टेन्योर 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, इलेक्ट चेयरपर्सन अमंग देमसेल्फ। देखो टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं, तो 5 में से कोई भी एक पर्सन चेयरपर्सन अपने आप बन जाता है। जो भी बेस्ट होता है वो चेयरपर्सन बन जाता है, और ये मैक्स टू मैक्स 4 ईयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं, या फिर सक्सेसर नहीं आता है तो। बोर्ड रिप्रेजेंट टेरिटोरियल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द रेस्पेक्टिव एरियाज, अपने अपने एरियाज में ये बेस्ट काम करते हैं, अपने अपने एरियाज में बेस्ट देना चाहते हैं। ऑल्सो परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डेलीगेट। देखो अपने एरिया का तो ये काम संभालेंगे, प्लस अगर इनको आरबीआई कोई अलग से काम दे रहा है तो ये वो भी करेंगे। ऑफिसेस और ब्रांचेस इसकी और भी होगी आरबीआई की, ये आप लोग को इतना देखो 4 तो लोकल ऑफिसेस है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, और मुंबई में एक हेड ऑफिस भी है, मुंबई में एक लोकल बोर्ड वाला ऑफिस भी है। और ब्रांचेस देखो इनकी छोटे छोटे टाउन्स में, सिटीज़ में, जैसे जयपुर में भी आपको दिखेगी ब्रांच। जयपुर में आपको कहाँ मिलेगी ब्रांचेस, जयपुर में आपको मिलेगी ये अपना सुबोध स्कूल के जस्ट बगल वाली बिल्डिंग है। तो वो कोई लोकल बोर्ड नहीं है, वो एक ब्रांच है, एक छोटा सा ऑफिस है। रेगुलेटेड बाय, ये आपको इतना नहीं याद करना कि कौन किसको रेगुलेट कर रहा है, तो आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो कि चीफ जनरल डायरेक्टर ऑफिस लार्जर ब्रांचेस को कर रहा है और सीनियर ऑफिसर स्मॉलर ब्रांचेस को कर रहा है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड सेंट्रल बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। पावर ऑफ सेंट्रल बोर्ड टू सुपरसीड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ के ऑफिस में जो हमारे मुंबई में बैठे हैं, क्या उसको हम लोग हटा सकते हैं क्या अपॉइंट किसने किया, अपॉइंट किया हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो हटाएगा भी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अपॉइंट किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हटा भी कौन सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। पढ़ते हैं। इफ इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट द बैंक फेल्स टू कैरी आउट एनी ऑफ द ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड ऑन इट, मतलब जितने भी काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको बोले, अगर वो नहीं कर पा रहे अंडर दिस एक्ट एंड डिक्लेयर्ड द सेंट्रल बोर्ड टू बी सुपरसीड, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड को सुपरसीड कर सकते हैं। देयर आफ्टर जनरल सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ऑन द अफेयर्स ऑफ बैंक शैल बी इंटरेस्टेड टू सच एजेंसी एज द सीजी मे डिटरमाइन। Such agency may exercise the power and do all such acts thing which may be exercised or done by the central board of director under this act। देखो पूरे के पूरे बोर्ड को सुपरसीड करने का मतलब होता है, अगर पूरे का पूरा बोर्ड ढंग से काम नहीं कर रहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट हटा भी सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे के पूरे बोर्ड को हटा दिया तो उस जगह काम कौन करेगा, मैंने बोला भी था कि सीट वेकेंट नहीं होनी चाहिए, तो उस जगह हमारे काम करेंगे अदर पर्सन, जिनको अदर एजेंसी जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है।
When such action is taken under this act, the central government shall call full report of the circumstances leading to such action, and action to be laid before the parliament at the earliest possible opportunity. In any case, within 3 months from the date of issue of notification of सुपरसीजन. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये रीज़न बताएगी कि क्यों हम पूरे बोर्ड को सुपरसीड कर रहे हैं, क्या ऐसा किया पूरे बोर्ड ने जिससे हम लोग पूरा सुपरसीशन कर रहे हैं, और अगर हम लोग सुपरसीशन कर रहे हैं तो उसकी जगह पे किसको अपॉइंट कर रहे हैं, क्यों अपॉइंट कर रहे हैं, ये सब कुछ पार्लियामेंट को जल्दी से जल्दी बताएगी. लेकिन मैक्सिमम टेन्योर है 3 साल. 3 साल में तो आपको बताना ही पड़ेगा. तो गाइस आज तक के लिए इतना ही रखते हैं. आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? हिस्ट्री ऑफ आरबीआई. आज हम लोगों ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, लोकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, इनके टेन्योर्स के बारे में पढ़ा और सुपरसीशन पढ़ा. आपके लिए इम्पोर्टेंट सुपरसीशन था, आप लोग के इम्पोर्टेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी था. तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग. आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.